घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल का आईडी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी ये कहानी शीतल जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 1951 की। उस समय मैं, मेरे पति और मेरे 3 बच्चे हम लोग बनारस में रहते थे। मेरी जो बड़ी बेटी थी, मैंने उसकी शादी करके दी हुई थी। उसके जो पति थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इसी वजह से हर 2 साल में या 3 साल में उनका पोस्टिंग अलग अलग जगह पर शिफ्ट होता था। कई साल के बाद लगभग 2001 में उनकी जो पोस्टिंग थी वो वाराणसी में ही आकर हुई थी। हम जहाँ पर रहते थे वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरी जो बड़ी बेटी थी उसने और उसके पति ने वहाँ पर घर लिया हुआ था। वो घर वैसे तो कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन जब वो लोगों ने वो घर लिया तो उन्हें वो कम दाम में भी मिल गया और घर भी काफ़ी अच्छा और बड़ा था। वहाँ जाने के बाद कुछ 2 या 3 महीने के बाद मेरी जो बड़ी बेटी थी उसे पैरालाइज हो गया था। उसका लेफ़्ट साइड का हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करता था। टोटली वो बेड की हो चुकी थी। अब उसको देखने के लिए उसके घर पर उसके हस्बैंड ने एक केयर टेकर रखा हुआ था। मेरी बड़ी बेटी के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। जो उसकी बड़ी बेटी थी उसकी उम्र कुछ 8 साल की उस समय थी। वो हमारे घर पर ज़्यादा ही आती जाती थी। एक दिन वो हमारे घर पर आई और आकर रोने लगी। मुझसे कहने लगी कि नानी माँ, घर पर मैं कुछ अजीब सा महसूस करती हूँ। उस समय वो कुछ 4th स्टैंडर्ड में थी और 4th स्टैंडर्ड के बच्चे कितने ही छोटे मासूम होते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ? वो कहने लगी कि मुझे डर लगता है। मैं रात में सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े हाथ से मुझे पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह खींच रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलती हूँ मैं तो वहीं पर रहती हूँ। मैंने कहा कि बेटा, ये सब तुम सपना देखती होगी। वो कहने लगी, नहीं नानी माँ, ऐसा रोज़ होता है मेरे साथ। मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई। 2-4 दिन के बाद मैं खुद उसके घर पर गई। मैंने जब अपनी बड़ी बेटी को देखा, मैं उससे पूछने लगी कि अब कैसा फील हो रहा है, क्योंकि उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी। उसके बाद वो रोने लगी। वो कहने लगी कि मम्मी, बहुत समय से मैंने आपको एक बात नहीं बताया। मैंने कहा, क्या बात है? वो कहने लगी कि जब मैं रात में सोती हूँ और जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे वो कई बार काम के लिए 2-2 3-3 दिन के लिए बाहर ही चले जाते थे। वो कहने लगी, जब बेड पर मैं अकेले सोती हूँ और हस्बैंड नहीं होते, तब ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है और वो पीछे से पकड़कर मुझे टाइट दबाकर सो रहा है। मुझे बहुत डर लगता है। उस समय मैं बिल्कुल चीख नहीं पाती, चिल्ला नहीं पाती, और जो मेरे शरीर का अच्छा पार्ट है जैसा कि राइट हैंड और राइट लेग, मैं उसको भी हिला नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे उसकी बात सुनकर तुरंत ही मेरी उस बच्ची की याद आ गई। यानी उसकी जो बच्ची थी और जो मेरी नाती थी, वो भी मुझसे यही सब बात कह रही थी। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा था और मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है ये सब इन लोगों का वहम हो। मैं सच्चाई नहीं जानती थी, या यूँ भी कहिए कि मैं सच्चाई से परे थी। मैं अपने घर पर आ गई। आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को सारी बातें बताई और मैं उनसे कहने लगी कि हमारे बच्चे इतने परेशान हैं और हमें अभी पता चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ऊपरी चक्कर है। मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, फिर भी एक बार दिखाने में क्या है? और अपनी बच्ची इतना रो भी रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक पुजारी जी को जानता हूँ, हम उनको दिखा देते हैं। पुजारी जी के पास जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि मैं कल रात में आप लोगों के घर पर आऊँगा। अगले दिन वो घर पर आए। घर आने के बाद उन्होंने देखा और कहने लगा कि यहाँ पर बुरी आत्मा का वास है। वही आत्मा है जो तुम लोगों को परेशान कर रही है। मैंने फिर कहा कि पुजारी जी, इस आत्मा से कैसे भी हमें छुटकारा दिला दो। वो कहने लगे
कि आप लोगों को 7 दिन रुकना पड़ेगा। मैं 8वें दिन यहाँ पर आकर कुछ कर सकूँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गए। जाते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बच्ची और उसका जो भी परिवार है वो सभी को तुम अपने घर पर रख लो 7 दिन के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने जब मेरी बेटी से कहा कि काम कर तू मेरे घर चल, वो कहने लगी कि मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल भी है और फिर उनके जो हस्बैंड थे वो भी सुबह ऑफिस जाते थे, वहाँ से उन लोगों को सब चीज़ नज़दीक पड़ती थी। मैंने कहा फिर 7-8 दिन तू कैसे रहेगी? वो कहने लगी कि मम्मी इतने दिन मैं रह ली तो थोड़े दिन और सही। उसके बाद में हम नहीं जानते थे कि उसके साथ इतना बुरा होगा। जब अगली रात में वो वहाँ पर सोई, उसके हस्बैंड तब भी बाहर थे। तभी बेड पर से ऐसा लगा कि किसी ने उसको खींच कर ज़मीन पर फेंक दिया और उसे बुरी तरह से जकड़ लिया है। उसके ऊपर ऐसा लग रहा था किसी ने बड़ा सा चट्टान रख दिया हो जिसका वजन वो सहन नहीं कर पा रही थी। फिर वो दिन जो मेरी बड़ी नाती थी उसके साथ भी कुछ अजीब सी घटना घटी। जब वो रात में सो रही थी तो उसने सामने दीवार के ऊपर किसी को चलते हुए देखा। कोई आदमी था जो जमीन पर चलते हुए दीवार पर चढ़ने लगा और फिर वो घर के चारों चक्कर लगाने लगा, यानी चारों दीवारों पर वो चल रहा था। वो देखकर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो चादर में अपना मुंह छुपाए डर के मारे रो रही थी और जो मेरी बेटी थी वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। फिर अगले दिन सुबह में वो लोग तो स्कूल चले गए, लेकिन जो मेरी नाती थी वो स्कूल नहीं गई। जो उसका छोटा बेटा था मेरी बेटी का वो स्कूल गया था। मेरी नाती की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं वो दिन उनके घर पर नहीं जा पाई। उसके अगले दिन जब मैं घर पर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी जो बेटी थी उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और कई सारी जगह पर निशान भी थे। वो मुझे देखकर बहुत रोने लगी। मैंने उससे कहा कि क्या बात हो गई है, तू इतना रो क्यों रही है? उसने कहा कि मम्मी, कल रात में मेरे साथ कुछ और भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। मैंने कहा कि क्या हुआ? वो कहने लगी कि रोज़ की तरह ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से जकड़ कर रखा है और धीरे से मेरे कान में बोल रहा है, तूने पुजारी को बुलाकर यहाँ ठीक नहीं किया, अब तू पुजारी के आने तक जिंदा नहीं बचेगी। मैं तो ये सुनकर वहाँ पर हक्का बक्का रह गई। मैंने मेरी बेटी से कहा कि एक काम करते हैं, हम अभी इसी समय इस घर को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। वो कहने लगी कि मम्मी जाते हैं, लेकिन पहले मेरे बेटे को आ जाने दो। उसका छोटा बेटा स्कूल गया हुआ था। वो करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास घर पर आया। हम लोगों ने अपना सारा सामान जल्दी जल्दी बांधा और वहाँ से निकलकर उन लोगों को मैं अपने घर पर ले आई। मुझे लगा कि अब मेरे घर पर सब कुछ ठीक रहेगा, और वैसा था भी कुछ हद तक, क्योंकि रात के समय जो मेरी बच्ची को लगता था कि किसी ने उसे पकड़ लिया है या कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हाँ, लेकिन उसे आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई देती थी। रोज़ाना वो आवाज़ यही कहती थी कि तूने पुजारी को बुलाकर ठीक नहीं किया। जैसे ही 7 दिन ख़त्म हुए, हम 8वें दिन की सुबह में उसके घर पर चले गए और शाम के कुछ 7:30 बजे के आसपास वो पुजारी जी भी घर पर आए। उन्होंने फिर वहाँ पर हवन किया। हवन के चलते हुए में भी बहुत सारी दिक्कत आई। पहले तो 1 से 2 बार हवन की आग अपने आप बुझ गई। बहुत कोशिश के बाद वो आग को जलाया गया और जैसे ही पुजारी जी ने वो हवन को शुरू किया, आस पास से किसी के चिल्लाने की, गुर्राने की आवाज़ ज़ोरों से सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ मैं भी सुन पा रही थी। और वहीं पर मेरी जो बेटी थी, जिसके लेफ़्ट साइड में पूरा पैरालाइज हो चुका था, वो वहाँ पर लेटी हुई थी। हमने देखा कि मेरी बेटी को उस भूत ने हवा में उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से पटका, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो वहीं के वहीं इस दुनिया को छोड़कर और हम सब को छोड़कर चले गई। उसे देखकर हम बहुत रोने लगे। उसके पास जाकर मैं उसे उठाने लगी, लेकिन वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो पाई। और उसके ही चलते पुजारी जी ने कहा कि उस आत्मा को भी मैंने कैद कर लिया। हम बहुत रोए। हमने कहा कि पुजारी जी, आपने आत्मा को तो कैद कर लिया, लेकिन हमारी जो बच्ची थी वो चले गई। पुजारी जी ने कहा कि आपकी बच्ची तो चले गई, लेकिन हाँ, वो आत्मा अब कभी किसी को परेशान नहीं कर सकेगी। अगर वो आत्मा को कैद नहीं करता
तो हो सकता है कि आपकी जो बच्ची के हस्बैंड थे वो और आपके दोनों बच्चों को वो बार बार परेशान कर दी। उसके बाद हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और मेरी बच्ची के दोनों ही बच्चों को लेकर मैं अपने घर ले आई। फिर जो उसके हस्बैंड थे वो वहीं पर काम करे। 2 साल के बाद जब उनको दूसरी जगह पर पोस्टिंग हुई तो उन्होंने उस जॉब से रिज़ाइन दे दिया और वो फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। आज वो लोग काफ़ी खुश हैं और मेरे पति भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं भी शायद कुछ ही समय में इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊंगी। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने वेबसाइट से ली थी, मुझे अच्छी लगी इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी धनुष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात 2005 की है। मुझे जॉब लगी हुई थी तो महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। मैं वहाँ पर अपने 2 दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट रेंट पर लेकर रहने लगा। वो पूरे बिल्डिंग में कुछ 12 घर थे, जिसमें से सिर्फ 3 ही घर में लोग रहते थे। हमारे जो नेबर्स थे उनसे भी हमारी कुछ अच्छी बनती नहीं थी। कुछ 1-2 हफ्ता गुजरने के बाद मेरे साथ अजीब सी चीज़ें होने लगी जो शायद मैं ही महसूस करता था, क्योंकि ऑफिस से सबसे ज़्यादा लेट मैं आता था। मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग थी वो रात में 11 साढ़े 11 बजे ख़त्म होती थी। घर आने में मुझे 12 बज जाता था। तब तक जो मेरे रूममेट्स थे वो सो चुके होते। जब मैं घर पर आता तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। ऐसा लगता कि मेरे घर के बाहर कोई चल रहा है और उसके पैरों में संकलियाँ दली हुई है। वो आवाज़ मैं बिल्कुल साफ सुन पाता। कभी ऐसा लगता कि ऊपर कोई प्लास्टिक बॉल से खेल रहा है, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई रहता नहीं था, मैं इतना जानता था। अगली सुबह में मैं उठकर ऊपर गया। पहले जाकर देखा तो घर बंद ही था एज यूजुअल। मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे यूं पता चला कि पिछले 5 सालों से ये घर बंद पड़ा है। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि घर बंद है और ये आवाज़ें आ रही है। मैंने अपने रूममेट से भी पूछा तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि अरे हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, तू घबरा रहा है। और हम उस अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि उसका रेंट भी कम था और दोस्तों वो फुल्ली फर्निश्ड घर मिला हुआ था हम लोगों को। इस वजह से हम लोग उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है कि जब मैं ऑफिस से आया तो मेरा एक फ्रेंड वो अपने घर पर गया हुआ था। दरअसल उसकी शादी होने वाली थी और उसी के लिए लड़की वाले उसके घर पर आने वाले थे। तो उसने अपने साथ मेरे दूसरे फ्रेंड को भी लेकर गया था। उसने मुझे भी बोला था, लेकिन ऑफिस में मुझे काम बहुत ज़्यादा था और मैं पहले से ही लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत कम इंटरेस्टेड रहता हूँ। इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, तुम लोग चले जाओ, मेरा काम भी है ऑफिस में। मैं जब वो रात में अपने घर आया तो मैं अपने घर पर लेटा हुआ था कि अचानक से वही आवाज़ चलने की अब मुझे घर के अंदर से सुनाई देने लगी। मैं उठकर आसपास देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरे घर में डिम लाइट जल रही थी। मैंने अचानक उस डिम लाइट की रोशनी में देखा कि खून की बूंदें ज़मीन पर गिर रही है और वो एक जगह पर नहीं बल्कि आगे आगे एक एक ड्रॉप गिरता हुआ जा रहा है, लेकिन कोई भी परछाई या साया या आदमी वहाँ पर नहीं था। मैंने तुरंत उठकर लाइट ऑन किया। जब लाइट ऑन किया और जाकर देखा कि ये खून की बूंद यहाँ पर कैसे आई, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरे अलावा उस घर में कोई था ही नहीं। मैंने आसपास देखा और मैं यूं ही चिल्लाने लगा, कोई है क्या यहाँ? लेकिन उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं वहीं पर खड़े होकर ये सोच रहा था कि खून की बूंदें आई कहाँ से। एक अजीब बात दोस्तों ये भी थी कि जैसे ही मैंने लाइट्स बंद किया वो खून की बूंदों का गिरना या खून का टपकना फिर से शुरू हो गया। वो एक जगह से दूसरी जगह पर टपकता था, यानी एक ड्रॉप एक जगह पर तो दूसरा ड्रॉप आगे जगह पर, और ऐसा लगता था कि कोई चल रहा है और उसके हाथ से वो खून टपकता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑन करता था वो खून का गिरना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और जो पड़ोस में लोग रहते थे उनके पास गया हेल्प मांगने के लिए। वो लोग पहले से ही हम में से किसी से बात नहीं करते थे।
लेकिन उस दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, एक रात की बात है, मैं सुबह में चला जाऊँगा, क्योंकि रात में समय ज़्यादा हो गया था। वो लोगों ने ठीक है कहा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे एक जगह बता दी जो लिविंग रूम में थी कि आपको यहाँ सोना है। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे कुछ बात भी नहीं किया, वो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं रात में अकेला बहुत डर रहा था, लेकिन उस घर में मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और ना ही तो दिखा। फिर सुबह हुई, उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए चला गया। जब मैं ऑफिस से वो दिन शाम में या रात में छूटकर घर आने वाला था, तब मुझे याद आया कि मेरे साथ पिछली रात में क्या क्या घटा था। तो मेरे एक ऑफिस का कलीग था, मैं उसके ही घर पर चला गया और जाकर उससे सारी बात बताया। वो हंसने लगा, कहने लगा कि हम तो ये सब बातों पर विश्वास नहीं करते। मैंने भी ज़्यादा उसे फोर्स नहीं किया और उसके अगले दिन मेरे वो दोनों फ्रेंड आने वाले थे। तो ऑफिस जाने के बाद मैं वहाँ से सीधा अपने घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे वो दोनों ही फ्रेंड वहाँ पर आ चुके थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई। वो लोग मुझसे कहने लगे कि यार, तुझे तो शुरू से इस घर से दिक्कत है, हमें तो ऐसा सुनाई नहीं देता। मैंने कहा, तुम लोग रात में जल्दी सो जाते हो और ये जो भी घटनाएं घटती है रात में 12 बजे के बाद घटती है। वो लोगों ने कहा कि ठीक है, और कुछ दिन रुक कर देखते हैं। फिर कुछ दिन बीते और उसके बाद बारिश शुरू हो चुकी थी, यानी बारिश का महीना आ चुका था। एक रात में जब मैं भीगते हुए अपने घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे दोनों दोस्त सामने लिविंग रूम में ही सोए हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। घर का दरवाज़ा बंद किए बिना ही सो गए। अगर कोई चोर आ जाता और घर से सामान चोरी कर लेता तो हम रूम ओनर को क्या बोलते। मैंने वैसे ही नींद में से दोनों को जगाया कि तुम लोगों को तो दरवाज़ा तो बंद करना चाहिए था। उनमें से एक उठा, वो कहने लगा कि हम लोगों ने दरवाज़ा बंद करके ही सोया था। मैंने बोला, अगर दरवाज़ा बंद करके सोया था तो दरवाज़ा खुला कैसे अपने आप। वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता। दूसरा दोस्त भी बहुत कॉन्फिडेंट से यही बात कह रहा था कि हम लोगों ने दरवाजे को बंद किया था, वो कैसे खुल गया समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि किसी और के पास दूसरी चाबी है क्या जिसने आके दरवाज़ा खोल कर गया। ये सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिला। उसके 4-8 दिन के बाद मैंने उन लोगों से कहा कि अब मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं लगता। उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, तू चला जा। लेकिन जब मैं वहाँ से निकलने लगा तब तक वो दोनों ने भी अपना मन बना लिए थे कि अब हमें भी यहाँ पर नहीं रहना है। तो जिस दिन मैंने घर खाली किया वही दिन उन लोगों ने भी उस घर को छोड़ दिया और घर को छोड़कर हम दूसरी जगह पर चले गए रहने। हमारे बाद में वहाँ पर एक लड़का आया और कोइंसिडेंटली वो लड़का भी मेरी ही ऑफिस में काम करता था। वो लड़का वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था रहने के लिए। उसने कुछ दिन गुजरने के बाद मुझसे आकर बात की कि मुझे पता चला आप लोग पहले उस घर में रहते थे। मैंने कहा, हाँ, हम उसी घर में रहते थे। वो कहने लगा कि आपके साथ कुछ घटनाएं घटी। मैं बोला, हाँ घटी तो थी, लेकिन हम वहाँ से बच गए। फिर उसने बताया कि रात में वो अपने ही घर में एक सफ़ेद साड़ी में किसी औरत को घूमते हुए देखता है और जहाँ पर भी वो बैठता है रात के समय उसे ऐसा लगता है कि वो औरत उसके ही बाजू में आकर बैठी है। अगर लाइट्स को वो ऑफ कर देता है तो वो औरत दिख पाती है, लेकिन अगर लाइट्स ऑन होती है तो सिर्फ वो उसे महसूस कर पाता है। वो लड़का फिर मुझसे कहने लगा कि क्या वो औरत मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये किसी बात का संकेत देना चाहती है। मैंने कहा, देख, मैं इतना जानता हूँ कि वो घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर वही दिन जब वो ऑफिस से घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसने अपनी वाइफ को होश में लाकर पूछा कि क्या हुआ था, उसकी वाइफ कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं, हाँ बट एक औरत आई हुई थी घर पे जो बहुत अजीब सी डरावनी दिख रही थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसने मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश की। मैंने उसे धक्का देकर बाहर निकाला तो कहने लगी ये घर मेरा है, और फिर उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया, जिसके बाद मैं दीवार से जा टकराई और मैं बेहोश होकर गिर गई। हो सकता है वो औरत चोर होगी। मेरी पत्नी शायद सारी सच्चाई नहीं जानती थी, तो मैंने उसे बताना भी ठीक नहीं समझा। मैंने कहा कि इस बिल्डिंग में वैसे ही बहुत कम लोग रहते हैं, हमें इस घर को छोड़ देना ही सही लगता है और हम इस घर को जल्दी ही छोड़ देंगे।
उसके अगले दिन जब उस आदमी ने जाकर उस घर के बारे में पता किया तो उसे यूँ पता चला कि 5th फ्लोर पर एक औरत रहती थी अपने छोटे बच्चे के साथ, जिसकी उम्र 5-7 साल की होगी। उसने एक दिन खुद को फांसी लगा लिया और उससे पहले उसने अपने बच्चे का गला घोंट कर मार दिया था। उसके साथ क्या मजबूरी थी या क्या दिक्कत थी ये कोई नहीं जानता। और लोग कहते हैं कि जो हमारा घर था वो ठीक 5th फ्लोर के नीचे वाला घर था, यानी हम 4th फ्लोर पर थे, इसीलिए आत्मा का ज़्यादा साया हमारे ही घर पर था और वो हमें ही परेशान करती थी। मैं नहीं समझता कि वो परेशान करती होगी, वो शायद कोई अपनी इच्छा बताना चाहती होगी, या मुझे एक बार ये भी लगता है कि मैं ज़्यादा ही रिलीजियस हूँ, इस वजह से वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाई। इसकी सच्चाई आज तक मैं नहीं जान पाया और जितनों को भी मैंने बात बताया किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं था या प्रॉपर आंसर नहीं था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें मुस्कान जी ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानी शेयर कर रखी है। चलिए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये मेरी मम्मी की है और ये मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा इंजीनियर थे। जहाँ हम लोग रहते थे वो एक गवर्नमेंट क्वार्टर था। मेरी मम्मी के साथ कुछ ऐसा होता था जो पहले तो वो समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में उन्होंने हम लोगों से बताया। एक दिन की बात है कि मम्मी पूरा काम करके अपना थकी हुई थी। शाम में पापा ऑफिस से आए, हम सब खाना खाए और फिर सोने चले गए। मम्मी को रात के 3 बजे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। पहले उन्होंने सोचा कि ये इतनी रात में कौन डोरबेल बजा रहा होगा। फिर अगले ही पल उनके मन में एक ख्याल आया कि ये शायद मेरा वहम होगा और हो सकता है कि नींद में ही मैंने कोई सपना देखा होगा। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने वही आवाज़ सुनी जो कि बिल्कुल क्लियर आई थी। उन्होंने पापा को जगाया कि बाहर किसी ने डोरबेल बजाया है, जाकर देखो। पापा ने कहा इतनी रात में कौन हो सकता है, सो जा। मम्मी ने कहा नहीं, कोई हो भी सकता है, जाकर देखो, हो सकता है कोई पड़ोसी हो जिसको इमरजेंसी में अपनी मदद की ज़रूरत हो। पापा ने बोला कि मुझे तो लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मम्मी ने उनसे ज़िद किया तो पापा ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। बाहर जाते हैं तो पापा ने देखा कि बाहर कोई नहीं था। फिर दोनों ही सो जाते। अब रोज़ाना ऐसा होने लगा कि रात में 3 बजे मम्मी को बेल सुनाई देती, लेकिन और किसी को नहीं आती। हम 4 बहनें हैं, सब साथ ही सोते थे, लेकिन किसी को भी कोई बेल की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, सिर्फ मम्मी को ही सुनाई देती थी। एक दिन की बात है, वो ऐसी ही सो रही थी, फोल्डिंग पर सोती थी और पापा सिंगल बेड पर। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 रूम थे। तो उन्हें उसी टाइम ऐसा लगा कि उनकी फोल्डिंग से सट कर कोई गया, और वो भी एकदम बगल से गया और थोड़ी फोल्डिंग उनकी हटी अपनी जगह से। उन्होंने देखा तो पापा सो रहे थे और कमरे में भी कोई नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा, दुआ पढ़ी और सो गई। ऐसे ही जब वो वॉशरूम जाती थी तो एकदम से ऐसा लगता कि कोई बाहर से ज़ोर ज़ोर से वॉशरूम का डोर नॉक कर रहा है। उसी डोर के सामने एक और डोर था जो बाहर की तरफ खुलता था। हमारे पड़ोस में एक लड़का था, वो अक्सर उसी डोर पर अपनी बॉल मार कर खेलता था। तब भी ऐसी ही आवाज़ आती थी, तो हम लोगों को लगता था कि वही होगा और बॉल से खेल रहा होगा। यह आवाज़ सिर्फ मम्मी को ही नहीं, हम सभी लोगों को सुनाई देती थी। एक दिन मैं भी वॉशरूम गई थी, रात के कुछ 11 बजे के आसपास। तो मुझे फिर से वही आवाज़ आई कि कोई नॉक कर रहा है। मैंने तुरंत ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर एक दिन मम्मी सो रही थी, हल्की सी आँख लगी ही थी कि उन्हें आवाज़ आई कोई सांस ले रहा है ज़ोर ज़ोर से। मम्मी ने आँख खोलकर देखा तो उनकी जो फोल्डिंग थी उसके पास में एक बड़ा सा आदमी, जो कि बहुत ही भयानक चेहरे का था, वो बैठा हुआ था और घूर कर मम्मी को ही देख रहा था। मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाई, जिसके बाद वो उनकी छाती पर आकर बैठ गया
और उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सांस भी फूल रही थी। चीख सुनकर हम सब भाग कर गए। उस दिन पापा नहीं थे घर पर, मम्मी अकेली सोई थी। वो बहुत डरी हुई थी। हम लोग फिर उस दिन उनके साथ सोए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बस उन्होंने इतना कहा कि मैंने सपना देखा है। वो बताती तो शायद हम सब डर जाते। ऐसा फिर उनके साथ अक्सर होने लगा। एक आदमी जिसकी 2 बड़ी सींग भी थी, वो बिल्कुल काला सा, उसकी आंखें लाल, उसके जो दांत थे वो पहले छोटे रहते थे और बाद में जब वो मम्मी के सामने आता तो धीरे धीरे बड़े होते और काफ़ी ज़्यादा नुकीले। उसके पेट तक के उसके दांत पहुंच जाते थे। मम्मी ने 1 महीने के बाद ये सारी बातें हम लोगों को बताया और ये भी बताया, जब भी मैं शाम में खाना बनाती हूँ 7 बजे, तो ऐसा लगता है एकदम से कोई मेरे बगल से गया और वो इतनी स्पीड में होता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ। तब जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उसने कहा, हाँ मम्मी, एक दिन मैं भी रात के 2 बजे पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगा कि कोई एकदम से भागा मेरे सामने से। वो कुछ परछाई जैसा था। वो अकेले ही जाग रही थी, सब सो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गई और तुरंत ही अपनी बुक्स रख कर चादर में मुंह अपना ओढ़ कर लेट गई। लेकिन अब बात हुई तो बताया। मेरे पापा इस सब पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने भी देखा था। घर के बाहर जब वो गैरेज में अपनी बाइक रखने गए थे 12 बजे के करीब, उन्होंने देखा गैरेज के पास कुछ दरवाजे पर एक औरत खड़ी हुई है, वाइट कपड़े में। फेस क्लियर नहीं था। पापा ने इग्नोर किया, फिर जाने लगे। 1 सेकंड में ही जब पलट कर देखा तो वो वहाँ पर थी ही नहीं। पापा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने एक बाबा को बुलाया जो बहुत बड़े बाबा थे। उन्होंने बताया कि आपके घर में एक बहुत बुरा वाला जिन रहता है जो खबीस है। वो वॉशरूम से होकर किचन की तरफ जाता है, ये उसका रास्ता है, और बोला कि आप इस घर को छोड़ दीजिए या बंदिश करवाइए। तुरंत तो हम नहीं छोड़ पाए और उस बाबा ने हम लोगों के ऊपर बहुत सारी दुआ पढ़कर फूका। फिर कुछ तावीज़ भी दी। कहने लगा कि अभी बंदिश करना पड़ेगा उस घर में, 1 महीने के बाद से सब नॉर्मल हो जाएगा। और कहने लगा कि उसके बाद तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वो सब करने के बाद ना ही तो कभी हम लोगों ने कुछ सुना और ना ही तो कभी फिर मम्मी को कुछ ऐसा महसूस हुआ। और स्पेशली वो डोर का नॉक नॉक होना भी बंद हो चुका था। लेकिन हम लोग उस घर से बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इसीलिए हम लोगों ने उस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना ही ठीक समझा। और जहाँ पर वो हेडक्वार्टर में हम लोग रहते थे, वो हेडक्वार्टर के बारे में हमें बाद में ये पता चला कि वो जंगलों को काट कर बनाई गई हुई थी। और उस हेडक्वार्टर में कुछ ऐसा था कि हर 2-4 घर को छोड़कर एक ना एक घर तो ऐसा मिल ही जाता था जो हॉन्टेड होता था। तो दोस्तों, ये थी मुस्कान जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो शिवम की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ कई साल पहले घटी थी। ये घटना मेरे साथ जब घटी थी उस समय तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया था कि क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो सच है या फिर ये किसी बुरे सपने की तरह है। चलिए अब मैं आप लोगों को घटना सुनाता हूँ। बात है 2003 दिसंबर 30 की रात थी। ठंडियों का महीना चल रहा था। मैं देर रात अपना सारा काम ख़त्म करके ऑफिस से अपने घर के लिए जा रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी था क्योंकि अब अगले 2 दिन तक मेरी छुट्टी थी। 31 दिसंबर का भी सारा काम ख़त्म करके मैं एकदम ज़्यादा रिलैक्स था कि अभी 2 दिन की छुट्टी है, आराम से एंजॉय करूँगा, किसी काम का कोई टेंशन नहीं। मुझे रात के लगभग 11 बज चुके थे। जल्दी जल्दी घर पर जा रहा था कि खाना खाकर सो जाऊँगा। जब मैं घर के लिए जा रहा था तभी मुझे रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसे देखने के बाद मुझे
कहीं एक बार को ऐसा लगा कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए मैं अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। मुझे हर समय ये लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। मैं अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया और घर पहुंच गया। मैं अपने घर पर जब पहुंचा तभी भी ऐसा लगा कि मेरे घर के बाहर तक कोई मुझे छोड़ने आया और वो अब भी घर के बाहर खड़ा हुआ है। उसके बाद से 2 दिन तक 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक मुझे हर समय यही लगता था कि कोई मेरे साथ में है, लेकिन शायद मैं खुद को बार बार ये कहता था कि ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, और यही बोल बोल कर टाल देता था। 2 जनवरी की सुबह में जब मैं ऑफिस पहुंचा तब मुझे एक बहुत बड़ी डील के लिए कहीं जाना था। मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता। जब मैं उस जगह का नाम सुना तो मैं अपनी ऑफिस वालों से कहने लगा कि ये जगह पर कोई डील मिलेगी भी, क्योंकि उस जगह का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और उसके बाद में जब मैंने ऑफिस वालों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि गांव जैसा इलाका है, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। मैंने भी इस पर कुछ नहीं कहा। उस स्टेशन से उतरकर लगभग 13 किलोमीटर दूर मुझे जाना था। जब मैं उस स्टेशन पर उतरा तो एक अजीब बात ये थी कि उस स्टेशन पर मेरे साथ कोई नहीं उतरा। जब मैं उस स्टेशन पर उतरा तो कुछ दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं जब अपने घर के पास से उस ट्रेन को पकड़ा था तभी वो रात में 8 बजे की थी। जब मैं दोपहर में वहाँ पर उतरा और उतरकर आसपास देखा कि मेरे साथ तो इस स्टेशन से कोई नहीं उतरा, और एक अजीब बात ये भी लगी कि उस स्टेशन पर भी मेरे अलावा मुझे कोई भी दूसरा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं स्टेशन के बाहर निकला तो एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ था जिसके हाथ में बीड़ी थी। वो बीड़ी पीते हुए आराम से रिक्शा में बैठा हुआ था। मैंने उससे उस जगह का नाम पूछा तो उसने कहा कि हाँ वो जानता है। मैंने जब उसे वहाँ चलने को कहा वो कहने लगा कि बीच में 4 किलोमीटर का एक बेकार रास्ता आता है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। मैंने कहा अरे भाई तो कोई दूसरे रास्ते से लेके चलो। वो कहने लगा कि दूसरा रास्ता तो है लेकिन वो काफ़ी लंबा है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 30 किलोमीटर लग जाएंगे। मैंने कहा हाँ तो वहाँ से लेके चलो, जिस पर वो मुझसे कहने लगा उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप लेके तो चलो। उसके बाद मैं उसके रिक्शा में बैठ गया। लगभग 10-15 किलोमीटर पार कर लेने के बाद मुझे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ पे रिक्शा रुको, मुझे पानी लेना है। मैंने वहाँ रिक्शा रुकाई और पानी लेने लगा। पानी जब मैं वहाँ पर ले रहा था तो दुकानदार से ऐसी बातें होने लगी जिसमें मैंने उससे उस जगह के बारे में बताया और उससे पूछने लगा कि एक शॉर्टकट रास्ता था लेकिन ये रिक्शा वाला तो मुझे घुमा के लेके जा रहा है, कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। जिस पर उस दुकानदार ने कहा साहब वो जो 4 किलोमीटर का बीच का रास्ता है वहाँ से कोई आता जाता नहीं है। रात में तो क्या दिन में भी लोग वहाँ से आने जाने को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों, रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है? वो कहने लगा ख़राब तो छोड़ो साहब, जो भी वहाँ से आता जाता है किसी न किसी दिक्कत में फंस ही जाता है, कईयों की तो मौत तक हो गई है। उसका इतना कहना था कि जो पानी की बोतल मैंने मुंह को लगाया हुआ था और पानी पी रहा था, मानो वो पानी का घूंट मेरे मुंह में ही फंस कर रह गया। वो अब मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रहा था। मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। मैंने कहा वहाँ चोर डाकू गुंडे हैं? वो कहने लगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो शक्तियाँ हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों एक बात अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार भी मुझे यही लग रहा था कि मेरे साथ में कोई है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा, मैं उसे महसूस तो कर पा रहा था। मैंने इस पर उससे कुछ नहीं कहा, रिक्शा में जाकर चुपचाप बैठ गया। जिस आदमी के घर पर मुझे जाना था, रिक्शा वाले ने ठीक उसी आदमी के घर पर मुझे ले जाकर छोड़ दिया। मैंने उसे पैसे वगैरह दे दिए। फिर जब मैं उस आदमी के घर पर पहुंचा तो वहाँ तो वैसे भी कोई होटल वगैरह नहीं थी जहाँ पर मैं रुक सकूँ। उन लोगों ने कहा कि आप आए हो अभी कुछ देर आराम कर लो, हम बात शाम में करेंगे, कल यहाँ से आप चले जाना। मैंने भी कहा ठीक है।
मैं आराम करने के लिए जिस कमरे में गया उन लोगों ने मुझे कमरा दिया था, वो कमरा काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो कमरा सालों से बंद है और वो कमरा सिर्फ आज मेरे लिए ही खुला हो। मैं फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर कमरे में जो बेड रखा हुआ था उस पर लेट गया। मैं जैसे ही लेटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया है। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और देखने लगा, लेकिन मुझे तो वैसे ही कोई दिखने वाला नहीं था। मैं समझ गया कि हो सकता है ये अब भी मेरा वहम है, लेकिन अपने मन को मैं कब तक यही बात समझा था या फिर अपने मन को बेवकूफ़ बनाता रहता। कुछ समय के बाद मैं जब वहाँ से उठा, लगभग 1 या 2 घंटे के बाद, और उठकर बाहर आया, तब गांव में भीड़ जमा हुई थी। पता नहीं, लोग बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक के ऊपर गंभीरता से बात कर रहे थे। मैं नज़दीक जाकर सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन समझ नहीं आया। बट हाँ, एक बात तो पक्की थी, वो लोग जो भी बात कर रहे थे वो उसी 4 किलोमीटर वाले कच्चे रास्ते या ख़राब रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। उस समय मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हम शाम में सभी लोग आपस में बैठे मीटिंग करने के लिए, तभी बात शुरू करने से पहले मैंने उस 4 किलोमीटर वाले रास्ते के बारे में पूछा, जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा कि अरे उस रास्ते से तुमको क्या लेना देना, कल तो तुम वैसे ही चले जाओगे, वो समस्या हम गांव वालों की है, वो हम ही लोग सुलझा देंगे। मैंने कहा अरे नहीं, बताओ तो सही। वो लोग मुझे बता नहीं रहे थे। उनमें से एक आदमी बैठा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी आदमी था। वो मुझे देखकर पता नहीं कैसे समझ गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम पिछले 2-3 दिन से बहुत परेशान हो। मैंने कहा परेशान तो नहीं हूँ। वो कहने लगा तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई तुम्हारे पास में है या तुम्हारे कोई साथ साथ घूम रहा है। उसका इतना कहना था कि मेरी आंखें बड़ी होने लगी और मैंने बिना एक भी मिनट की देरी किए तुरंत कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको कैसे पता। वो कहने लगा कि बस मैं देखकर आदमी को समझ जाता हूँ। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास में जाकर बैठ गया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप कोई इसका समाधान बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो पिछले 2-4 दिनों से अपने मन को यही समझा रहा हूँ कि ये बस मेरा वहम है। वो मुझे देखा, मुस्कुराया और कहने लगा ये तुम्हारा वहम नहीं है, ये हकीकत है। मैंने कहा तो ये क्या चीज़ है। वो फिर मुझसे कहने लगे कि ये एक आत्मा है जो तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। इतना सुनना था कि मानो मेरे तो शरीर का खून जम गया। मैं कहने लगा आत्मा, और वो भी मेरे साथ जुड़ गई, लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। वो कहने लगे वो तो उससे ही पूछना पड़ेगा। दोस्तों, जिस मीटिंग के लिए या जिस डील के लिए मैं गया था, वो सारी बातें तो अब मानो एकदम से वहाँ से ख़त्म हो चुकी थी। मैं उनसे कहने लगा हाथ जोड़कर कि कैसे भी इससे मेरा पीछा छुड़ा दो। उन्होंने तुरंत ही घर में मुझे बुलाया और घर ले जाकर कुछ पूजा वगैरह का सामान इकट्ठा किया और उसके बाद एक बड़ा सा नारियल लेके मेरे सामने ज़मीन पर ज़ोर से मारा, जिसके बाद जब नारियल फूटा तो अंदर से काला पानी और जो खोपरा था, यानी कि नारियल के अंदर का सारा भाग एकदम काला दिखा। मैंने उनसे कहा ये क्या है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये इस बात की गारंटी है कि तुम्हारे पीछे आत्मा है। नारियल वैसे सफ़ेद रंग का अंदर से होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा काला पानी और ये काला नारियल का होना, इसका मतलब ये है कि कोई अशांत आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो जो कुछ भी है, लेकिन आप मेरा कैसे भी इससे पीछा छुड़ा दो। जिस पर वो मुझसे कहने लगे कि सब्र करो, सब होगा। उसके बाद मैं उन्हीं के घर पर बैठा रहा। उन्होंने कुछ पूजा वगैरह की वहाँ पर, और फिर मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मेरे आसपास से आ रही थी, कभी दाएं ओर से आती तो कभी बाएं ओर से आती। ऐसा लगता कि कभी वो बुरी शक्ति मेरी दाएं ओर रहती, कभी बाईं ओर। वो आवाज़ कुछ कह रही थी, लेकिन वो मैं नहीं समझ पाया। और जो आदमी मेरे सामने बैठे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, वो उसे
अपनी भाषा में कह रहे थे कि इसे छोड़ दे, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो आत्मा लगभग 5 या 10 मिनट शायद उनसे कुछ बात करी होगी और उसके बाद वो वहाँ से उठे, मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगे अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने कहा लेकिन वो आत्मा मेरे पीछे पड़ी क्यों थी? उन्होंने मुस्कुराया, कहने लगे कि वो सब जानना ज़रूरी नहीं, तुम जिस काम के लिए आए थे वही काम करो और चले जाओ। मैं भी बस मन में खुश था कि चलो आत्मा से पीछा तो छूटा। उसके बाद हमें जो मीटिंग करने की थी वो हम लोगों ने अगले दिन सुबह के लिए रख दी थी। फिर रात में तो मैं सो गया। सुबह मीटिंग वगैरह करने के बाद सोचने लगा ट्रेन तो शाम की है, 8:30 बजे की, तब तक क्या करूँगा। गांव में कुछ लोगों से जान पहचान हो गई थी तो उनके साथ घूमने चले गया। किसी ने नदी घुमाया, किसी ने जंगल घुमाया। ऐसे ही घूमते घूमते समय बहुत ज़्यादा निकल गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम के 7 बज गए। जब 7 बजे तो मैं जल्दी जल्दी करने लगा कि पैकिंग करके मुझे जाना है। पैकिंग तो मैंने जल्दी कर लिया था, लेकिन अब मैं एक बात ये भी जानता था कि अगर मैं वो 30 किलोमीटर वाले रास्ते से होकर जाऊंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है मैं लेट पहुंचूं और ट्रेन निकल जाए। तो मैंने जो रिक्शा पकड़ी उससे कहने लगा कि भाई यहीं से चलो शॉर्टकट, तुम एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। पहले तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन जहाँ उसे ज़्यादा पैसे की लालच दी वो मान गया और मुझसे कहने लगा कि साहब किसी को नहीं बोलना, मैं तुमको इस रास्ते से लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ही जब वहाँ से निकले तब शुरू के 3-4 किलोमीटर सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन जैसे ही वो 4 किलोमीटर का जो भयानक रास्ता था उसमें हम घुसे ही थे कि मुझे अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। मानो रिक्शा में बैठे ही मुझे मेरा शरीर भारी सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि जैसा रिक्शा के आसपास से कोई मुझे चिल्लाते हुए भाग रहा है। मुझे तब तक भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस रास्ते के दोनों तरफ घना अंधेरा और उसमें बड़े बड़े लगे हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे, जो कि रात का माहौल और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। जनवरी का ठंड का महीना था तो रास्ते में फॉग भी था। मैंने उससे कहा भाई इस 4 किलोमीटर में कोई नहीं रहता? वो कहने लगा कि नहीं, बस ये जंगली इलाका है, चारों ओर जंगल ही जंगल है। ये रास्ता तो है लेकिन यहाँ से कोई आता जाता नहीं। मैंने उससे कहा हाँ, वो बात तो मैंने और भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी है। फिर वो मुझसे कहने लगा एक बात मैं आपको और बताऊँ? मैंने कहा हाँ बताओ। वो मुझसे कहने लगा कि लगभग 3 साल के बाद वो इस रास्ते से मुझे लेकर जा रहा था। 3 सालों तक उसने भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। गांव में उस रास्ते की उतनी ज़्यादा दहशत थी। मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी और उससे कहा कि यार ये आत्माएं क्यों किसी को परेशान करती है समझ में नहीं आता है। मेरा इतना कहना था कि उसने अचानक से ज़ोर का ब्रेक लगाया। मैंने उससे गुस्से में कहा अरे क्या कर रहे हो? वो मुझसे कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप गाड़ी के तीनों चक्के जाम हो गए। और वो एकदम डरा हुआ सा लग रहा था, जैसा मानो आने वाले संकट को उसने पहले से ही पहचान लिया था। मैं उस रिक्शा से उतरा, घबराया हुआ और इधर उधर देखने लगा। मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो रिक्शा वाला भी घबरा कर रिक्शा चालू करने की कोशिश कर रहा था और ना ही तो उससे रिक्शा चालू हो रही थी। और वो उतना उस समय डरते हुए भी बस एक ही बात कर रहा था, अब हमें भगवान ही बचा सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं आसपास बस नज़रें घुमा ही रहा था कि मैंने दूर से किसी को तेज़ गति से भागते हुए मेरी ओर आते हुए देखा। उसका शरीर भी काफ़ी ज़्यादा भारी था। वो इस वजह से क्योंकि जब जब वो भाग रहा था, यानी कि जैसा जैसा वो अपने कदम ज़मीन पर रख रहा था, तब उस ज़मीन में से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धूल उड़ रही थी, या यूँ कहिए कि मिट्टी उड़ रही थी। और उसकी गति किसी घोड़े से कम नहीं थी। वो भागता हुआ हमारी ओर ही आ रहा था। उसके हाथ में भी कुछ था जो कि बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा वो क्या है सामने जो आ रहा है? उसने कहा जल्दी रिक्शा में बैठ जाओ। मैं रिक्शा में तो बैठ गया, रिक्शा चालू भी नहीं हुई। वो आगे की सीट छोड़कर मेरे ही बाजू में पीछे की सीट पर मेरा हाथ पकड़कर बैठ गया। मेरे से ज़्यादा तो वो घबराया हुआ था। अभी मानो मैंने भी सोच लिया था कि आज मौत पक्की है।
बस उसको देखकर मौत का इंतज़ार कर ही रहे थे कि अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजता हुआ सुनाई दिया। जब वो हॉर्न बजता हुआ सुनाई दिया तो मैंने रिक्शा से बाहर मुंडी निकाली। देखा तो पीछे एक जीप आ रही थी। ये जीप उन्हीं लोगों की थी जिनके घर पे मैं वो डील करने के लिए गया हुआ था। उन्होंने बताया कि हमें पहले ही पता चल चुका था कि तुम इस रास्ते से जा रहे हो। मैंने कहा आप लोगों को कैसे पता? जिस पर उन लोगों ने कहा जब तुम्हारी रिक्शा इस रास्ते से गुजर रही थी तभी ही मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और बस तुरंत ही हम लोग भी जीप लेकर निकल पड़े। मैंने कहा तो क्या वो लड़के ने इस 4 किलोमीटर वाले रास्ते में घुसने से पहले आपको आज जाकर बता दिया? वो कहने लगा नहीं, जब तुम रिक्शा वाले से बात कर रहे थे तब उसने आकर हमें बताया था कि ये दोनों उस रास्ते से जाने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारा पीछा किया ताकि तुम ठीक तरह से स्टेशन पहुँचे या नहीं ये देख सके। जब वो जीप वहाँ पर पहुँची तो जो सामने से भागते हुए हमें नज़र आ रहा था वो एकदम से कहीं गायब हो गया। बस अब वहाँ पर बची थी तो उसके पैरों के नीचे की धूल जो कि अब भी वहाँ हवा में उड़ती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद उन लोगों ने जीप में मुझे और उस ड्राइवर को बिठाया, फिर वहाँ से यू टर्न मोड़कर लंबे रास्ते से मुझे स्टेशन छोड़ा। और नसीब इतने अच्छे थे कि उस दिन ट्रेन लेट थी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा लगभग 8:45 बजे के आसपास ट्रेन भी तभी ही आई हुई थी। मैं ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल गया और फिर उस दिन के बाद मैं कभी भी उस जगह पर नहीं गया। मैं जानना भी नहीं चाहता कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा या फिर वो ऑटो वाला अपनी रिक्शा अगले दिन पता नहीं कैसे लेकर गया होगा। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बच गई। तो दोस्तों, ये थी शिवम की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी गौरव ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपको जो कहानी आज बताने जा रहा हूँ ये अपनी सच्ची आप बीती है। तो ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। तब मेरी उम्र कुछ 7 साल की थी। हमारा जो पुराना घर था जिसमें हम सभी लोग रहा करते थे, पहले के समय में टॉयलेट वगैरह घर में नहीं हुआ करते थे। सब टॉयलेट का यूज़ करने के लिए खेतों में जाया करते थे। तो मेरे जो ताऊ जी के बेटे राहुल, जो कि मुझसे लगभग 10 साल बड़े हैं और उनकी एज उस समय कुछ 16-17 साल की रही होगी, हम दोनों एक साथ ही शाम को टॉयलेट के लिए खेत में जाया करते थे। क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मैं छोटा था तो मैं उनकी उंगली पकड़ कर चलता था। हमारे घर के पास बहुत बड़ा जंगल है और रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान थे। तो उस दिन भी मैं भैया के साथ टॉयलेट के लिए जा रहा था। वैसे तो हम टॉयलेट के लिए हमेशा 8 बजे ही निकलते थे, पर उस दिन भैया को आने में देर हो गई थी। रात के लगभग 10 या 10:30 बज चुके थे। हम इतनी रात में टॉयलेट के लिए निकले। हम दोनों रास्ते में जा ही रहे थे कि मेरे भैया को लगा कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई लगभग 7 फीट का एक आदमी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। क्योंकि उस दिन चांदनी रात थी तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। भैया को लगा कि शायद वो हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति होगा, और फिर अगले ही पल उनको ऐसा लगा कि हो सकता है ये रामबान है, क्योंकि उनका भी कद इतना ही लंबा था। मेरे भैया ने उनसे पूछा कि आप रामबन चाचा हो, आज लेट हो गए क्या आप भी जाने में? तो उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। भैया को लगा शायद किसी बात को लेके परेशान होंगे, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। भैया और मैं चुपचाप चलते गए और वो परछाई लगातार हमारा पीछा ही कर रही थी। फिर जब हम खेतों में जाकर बैठे तो वो भी हमसे लगभग 50 फीट दूर बैठ गए। भैया ने 1-2 बार और उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम टॉयलेट करने के बाद वहाँ से उठे और जाने लगे तो वो परछाई दोबारा से हमारा पीछा करने लगी और हमारे पीछे पीछे ही आने लगी। तब भैया को बहुत गुस्सा आया और भैया ने बिल्कुल गुस्से में बोला,
रामबन चाचा, आपको दिक्कत क्या है? कुछ बोल भी नहीं रहे हो और चुपचाप पीछे पीछे आ रहे हो। क्या हमारा पीछा कर रहे हो क्या? भैया का इतना बोलना था कि वो परछाई एकदम से भैया और मेरे सामने आ गई। उस टाइम हमने उसका फेस साफ साफ देखा। उसका फेस बिल्कुल काला और जगह जगह से खून निकल रहा था और आंखें बिल्कुल लाल थी। डर से हम दोनों ही थर थर कांपने लगे और आंखें जैसे ही उसके चेहरे से हटाई तो नज़र उसके पैरों पर पड़ी। वो ज़मीन से लगभग 1 फीट मानो हवा में तैर रहा था। भैया ने तुरंत हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी और हम सर पर पैर रख कर भागे और वो परछाई हमारे पीछे पीछे हवा में तैरती हुई हमारा पीछा करते हुए आ रही थी। हमारे गांव के घर में एक पूजा घर भी था, जो कि अगर पीछे के दरवाजे से जाए तो सबसे पहले वही आता था। हम दोनों सबसे पहले उसी रूम में चले गए और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। भैया ने उस रूम में से एक खिड़की से बाहर देखा तो वो परछाई वहीं बाहर खड़ी हुई थी और बिल्कुल एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उसकी लाल लाल आंखें मानो ऐसा लग रहा था कि हमें कच्चा चबा कर खा जाना हो उसे। तो डरते डरते भैया ने घर में सबको आवाज़ लगाई। सभी लोग भागते हुए आए। मैंने और भैया ने सारी बात घर में बताई। हमारी दादी ने तुरंत ही गंगा जल हमारे सर पर डाला और जब सब ने खिड़की से बाहर देखा तो मानो वो परछाई या आत्मा गायब हो गई थी। हमें उस दिन फिर घर में बहुत डांट पड़ी कि इतनी लेट नहीं जाया करते हैं। अगले दिन हमें लोगों से पता चला कि वो एक पिशाच था और लोगों ने अक्सर उसे ऐसे ही देखा है। इसीलिए गांव के लोग खेत में जाने का जो समय होता है वो बिल्कुल टाइम पर ही काम कर लेते हैं। उस दिन के बाद से हम भी जल्दी से खेत जाते थे और काम निपटा कर आ जाते थे। आज भी ये बात याद करता हूँ, उस पिशाच का चेहरा याद करता हूँ तो मुझे डरा देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।